हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। तो हम लोग इनकम टैक्स के एमसीक्यूज़ कर रहे थे एग्ज़ाम पर्पस। ठीक है, हमने 50 एमसीक्यू कल की वीडियो में कर लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विथ 51। ठीक, तो बिना देरी के फटाफट से कर लेते हैं ताकि कम टाइम में टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ द इनकम रिसीव्ड एंड occur outside India from a business controlled or profession set up in India. द टैक्स इंसिडेंस इन द केस ऑफ रेजिडेंट। हमने कल भी बात करी थी, जो रेजिडेंट होता है, ठीक है, चाहे वो बाहर से कमा रहा हो, चाहे बाहर से जनरेट हो रही हो, चाहे बाहर रिसीव हो रही हो, रेजिडेंट के लिए सब कुछ टैक्सेबल होगा। बस एक केस में टैक्सेबल नहीं होगा, कब? जब वो प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है, उससे पहले कहीं की इनकम है और प्रीवियस ईयर में इंडिया लाई गई है। इस केस के अलावा बाकी हर केस में रेजिडेंट के लिए सब कुछ टैक्सेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, पेंशन इज़ टैक्सेबल अंडर। पेंशन किस हेड में टैक्सेबल होती है? पेंशन इज़ टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। सैलरी के सेक्शन क्या हैं? 15 से 17। ठीक है, आगे, सैलरी रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो एमपी होते हैं उनकी सैलरी किस हेड के अंडर टैक्सेबल होगी? अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, सैलरी लिखा है तो सैलरी होगा, नहीं। हमें पता है सैलरी हेड में टैक्सेबल होने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई अपॉइंट नहीं करता, बल्कि पब्लिक द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो इनकी जो सैलरी है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन इज़ नॉन रेजिडेंट इफ़ ही फेल्स टू फुलफिल। देखो, अगर हम इंडिविजुअल या एचयूएफ की बात करेंगे तो वो या तो रेजिडेंट होते हैं या नॉन रेजिडेंट होते हैं। रेजिडेंट में भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं। अब ये डिसाइड कैसे होता है? ये होता है, हमने कल भी बात करी थी, दो बेसिक कंडीशन होती हैं, दो एडिशनल कंडीशन होती हैं। बेसिक कंडीशन अगर एक या दोनों पूरी कर दी तो वो रेजिडेंट तो बन ही जाता है, और एक भी पूरी नहीं करी तो वो नॉन रेजिडेंट बनता है। ठीक है, तो जो पर्सन नॉन रेजिडेंट है वो दोनों ही कंडीशन फुलफ़िल नहीं करेगा, फेल्स टू फुलफ़िल। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इज़ इन इंडिया इज़ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। जो इनकम इंडिया में रिसीव हुई है वो टैक्सेबल होगी किसके लिए? रेजिडेंट के लिए भी होती है, ऑर्डिनरी हो चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, और नॉन रेजिडेंट के लिए भी होती है। तो ऑल एसएसीज, देखो, चाहे वो रिसीव हुई हो इंडिया में, चाहे वो जनरेट हुई हो इंडिया में, ठीक है, तो वो दोनों ही केस में तीनों सबके लिए टैक्सेबल होती है। ओके, नेक्स्ट, डैश इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स। क्या है जो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है? कल भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। कल क्वेश्चन था कि डिविडेंड ऑफ इंडियन कंपनी इज़ पार्शली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर उल्टा दे दिया है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ब्रॉडली कवर्स। 1961 इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या कवर होता है? को बेसिक चार्जिंग इनकम भी कवर होती है, एग्जेम्प्ट इनकम भी कवर होती है, रिबेट्स और रिलीफ भी कवर्ड होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया। देखो, सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। वो इनकम जो एग्रीकल्चर लैंड से हुई है वो भी इंडिया में सिचुएटेड एग्रीकल्चर लैंड में, तो वो होती है एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम। किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 10। सेक्शन 10 में भी कौन सा, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 के कौन से सब सेक्शन के हिसाब से जो है वो एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ एन असेसी कैन बी। रेजिडेंटल स्टेटस किसी एक असेसी का हो सकता है डिफरेंट फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो एक साल में ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है नॉन रेजिडेंट हो। ये तो डिपेंड करता है ना कि वो कितने टाइम इंडिया में रहा है, तो इसके हिसाब से वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, कैन बी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सैलरी इनकम। सैलरी इनकम में निम्न में से क्या इंक्लूड नहीं होता है? गेस। आंसर इज फैमिली पेंशन। ठीक है, कंपाउंड पेंशन भी होती है, अनकम्यूटेड पेंशन भी होती है, लीव सैलरी भी होती है। ठीक है, फैमिली पेंशन नहीं होती। फैमिली पेंशन नहीं होती, लेकिन जो मंथली पेंशन होती है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है वो इसमें आती है। ठीक है, ध्यान रखना। इन द केस ऑफ टैक्स फ्री सैलरी, इन द केस ऑफ टैक्स फ्री सैलरी डैश क्या होगा? टैक्स इज़ टू बी पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर टैक्स पे करेगा। नो टैक्स इज़ पेबल, उस सैलरी पर पेबल टैक्स ही पेबल नहीं होगा। टैक्स एम्प्लॉय पे करेगा या गवर्नमेंट खुद टैक्स पे कर देगी। ठीक है, तो द आंसर इज एम्प्लॉयर। जो सैलरी सपोज 10,000 सैलरी है, इस पर 2,000 रुपये टैक्स काट लिया गया है और 8,000 रुपये मिली है, तो ये सैलरी कहलाती है टैक्स फ्री सैलरी। ये टैक्स फ्री क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी टैक्स निकाल लिया गया है। ठीक है, इस टैक्स को एम्प्लॉयर जो है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डियरनेस अलाउंसेस इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। डियरनेस अलाउंसेस, जिसको हम शॉर्ट में डीए कहते हैं, वो टैक्सेबल होता है किसके लिए? सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, और ध्यान रखना, जहाँ पर सैलरी हेड में सैलरी की जहाँ बात होगी वहाँ पर बेसिक पे, डियरनेस अलाउंसेस एंड कमीशन एंड बोनस सब कुछ ऐड होता है मोस्ट ऑफ द जगहों पर। ठीक, नेक्स्ट। अब पर्क इज़, ये चॉकलेट नहीं है तो पर्क वहाँ मत पहुँच जाना। ठीक है, पर्क क्या होता है? द आंसर इज फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, जिसको हम परस्विट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम पर्क भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया। परस्विट्स टू एम्प्लॉयज़ आर कवर्ड इन द IT एक्ट 1961 अंडर विच सेक्शन? परस्विट्स या अधिलाभ जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो इनकम टैक्स के किस सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है? आंसर इज सेक्शन 17B। ठीक है, इसमें बात की गई है परस्विट्स के बारे में। परस्विट्स क्या होते हैं? वो फैसिलिटीज़ जो एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को अदर देन कैश। ठीक है, कैश के फॉर्म में नहीं, फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कराता है, जैसे रेंट फ्री हाउस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन टू एम्प्लॉयज़ इट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लीडिंग रेट्स ऑफ डैश फॉर द सेम पर्पस। अगर कंसेशनल रेट पर लोन दिया गया है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को, ठीक है, तो टैक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो किसके हिसाब से हम टैक्स रेट लेंगे? द आंसर इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सपोज़ एम्प्लॉई है, ठीक है, एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉई को लोन दे रहा है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल मार्केट में रेट चल रही है 12% और उसने उसको दिया है 8% पर। ठीक है, सपोज़ SBI में ही चल रही है 12%, तो जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 12% इंटरेस्ट के हिसाब से ही टैक्स के टाइम पर कैलकुलेशन होगी लोन के इंटरेस्ट की, 8 के हिसाब से नहीं। ठीक है, लेकिन जो टैक्स अब ये 12% है, इसमें से 8% डिडक्ट कर दिया जाएगा, 4% वहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। An employee is deemed as specified employee if he is director in a company, has substantial in the company or his chargeable salary per annum exist। मतलब या तो वो उस कंपनी का डायरेक्टर है या उसमें उसका एक अच्छा पोजीशन है या अच्छा एक स्टेटस है, या फिर उसकी एनम इनकम या एनुअल इनकम एग्जिट कर रही है किस अमाउंट को? द आंसर इज़ 50,000। अगर 50,000 उसकी इनकम एक साल में उससे ज़्यादा है, सेकंड, या तो वो डायरेक्टर है कंपनी का या फिर उस कंपनी में उसका एक अच्छा सा खासा इंटरेस्ट है, मतलब शेयर्स खरीदे हैं या एक्सेट्रा, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में आता है। ठीक, नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी टैक्सेबल अप टू, मतलब जो रेंट फ्री होम दिया हुआ है, ठीक है, कि रेंट नहीं लिया जाता उस घर का, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में
गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में उससे कितना रेंट लिया जाएगा? आंसर इज लाइसेंस फ़ी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट फिक्स करेगी उस एरिया का रेंट, वो उससे काटा जाएगा, लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन अ हाउस ओन्ड बाय अ एम्प्लॉयर इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय विथ अबव 25 लाख पॉपुलेशन। तो कितने रेट से उसकी वैल्यू मानी जाएगी? द आंसर इज़ 15%। इसके देखो 3 रेट्स होती हैं, 7.5%, 10% एंड 15%। ठीक है, अगर 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो 15% रेट मानी जाएगी, मतलब 15% ऑफ सैलरी उसकी इनकम में ऐड की जाएगी कि भाई इतना और फैसिलिटी इसको मिल रही है। ये दोनों रेट्स भी पॉपुलेशन पर डिपेंडेड है। कितनी पॉपुलेशन पर डिपेंडेड है ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, कि कितनी पॉपुलेशन होने पर 7.5% ऑफ सैलरी लेते हैं एंड कितनी पॉपुलेशन होने पर 10% ऑफ सैलरी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ रजिस्टर्ड प्रोविडेंट फंड बैलेंस इज़ एग्जेम्प्टेड अप टू, मतलब आरपीएफ पर जो इंटरेस्ट मिल रही है उस पर इंटरेस्ट किस लिमिट तक एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर की इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होती है। द आंसर इज 9.5। ठीक है, और एम्प्लॉयर जब आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करने हैं तो वो 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है। मतलब एम्प्लॉयर, देखो होता ऐसा है, आरपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं जो बाद में रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयज़ को मिलता है। ठीक है, तो इस पर जो ये कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, इस खाते पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट 9.5% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सैलरी के 12% तक एग्जेम्प्ट है, मतलब 12% या उससे कम अगर कंट्रीब्यूट हो रहा है तो टैक्स नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा हो रहा है तो 12% तक तो टैक्स फ्री। सपोज़ अगर 14% कंट्रीब्यूट हो रहा है तो 2% पर टैक्स लगेगा। ठीक है, या जैसे इंटरेस्ट है वो 12% मिल रही है तो 9.5 हटा के 2.5% पर जो है वो टैक्स लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज़ चार्जेबल टू टैक्स इन द, जो प्रीवियस ईयर की इनकम है वो किस ईयर में चार्जेबल होती है? इमीडिएटली सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर। ठीक है, सेम प्रीवियस ईयर में भी होती है, लेकिन कहाँ, उसके 5 एग्जेम्पशंस थे जिसकी हमने कल बात की थी, लेकिन जनरली हम बात करें तो अगले असेसमेंट ईयर में ही टैक्सेबल होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया डैश इन द इंडिया, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन है जो गवर्नमेंट ने पे करी है नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर, मतलब बाहर के किसी इंसान से लोन लिया था, चाहे इंसान से हो चाहे वो किसी इंसान से तो नहीं होता बेसिकली, जनरली या तो आईएमएफ से होता है, वर्ल्ड बैंक से होता है, किसी और कंट्री से होता है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर किसी को इंटरेस्ट दे रही है जो उसने लोन लिया था उस पर, तो वो क्या होगा? वो टैक्सेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट खुद पर ही टैक्स लगाएगी? ना ना, ऐसा हो सकता है कभी? वो अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं देने देती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द सैलरी रिम्यूनरेशन और कंपनसेशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर, जो पार्टनर को रिसीव हो रहा है, चाहे वो रिम्यूनरेशन में आ जाता है कमीशन, बोनस, सैलरी सब आ जाता है, और कंपनसेशन, ये सब जो पार्टनर को रिसीव हो रहा है किसी फर्म के, तो वो किस हेड में टैक्सेबल होगा? कुछ लोग सोच रहे होंगे सैलरी, नहीं, बिजनेस, क्योंकि उस पार्टनर के लिए तो वो फर्म जो है वो बिज़नेस है ना, भले ही सैलरी के नाम से उसे मिल रहा हो लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा वो। क्यों? क्योंकि वो उसका कोई एम्प्लॉयर नहीं है। ध्यान रखना, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही बात हुई थी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का संबंध होना चाहिए, जो यहाँ पर भी नहीं है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी नहीं है, एमएलए में भी नहीं है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके भी, उनकी भी सैलरी जो है वो अदर सोर्सेज में जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी इज़, मतलब डेथ के टाइम पर, डेथ कम रिटायरमेंट दोनों केसेस हैं, उस टाइम पर जो ग्रेजुटी रिसीव हो रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो क्या होगी? वो होगी फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, गवर्नमेंट है भाई,
ऐसे मत करना कि एग्जाम में गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखो और सारा काट के आ जाओ। कुछ केसेस में गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, लेकिन होता क्या है, गवर्नमेंट पहले से ही टैक्स लगा चुकी होती है, इसलिए वो टैक्स फ्री होती है, इसलिए हम टैक्स फ्री सैलरी बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द सैलरी ड्यू इन प्रीवियस ईयर एंड इवन इफ इट इज़ नॉट रिसीव्ड इज़ टैक्सेबल। आपने पढ़ा होगा सैलरी जो है वो ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल होती है। मतलब चाहे आपने रिसीव करी या नहीं करी, अगर वो ड्यू हो गई है, मतलब आपने कमा ली है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, द असेसिस कैन क्लेम रिलीफ अंडर डैश फॉर द एरियर्स ऑफ एडवांस एंड सैलरी। मतलब किस सेक्शन के अंदर एरियर्स और एडवांस सैलरी का क्लेम कर सकते हैं असेसीज। द आंसर इज सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट कब आया था? द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट आया था 1972। अब ये है क्या, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट उन कंपनीज़ पर काम करता है जहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं या पिछले 12 महीने में किसी भी टाइम पर काम कर रहे थे। ठीक है, इन दोनों का अगर ऐसी कोई कंपनी है तो उस पर ये एक्ट लागू होगा, अगर 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो ये एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों के टैक्सेशन के रूल्स अलग अलग होते हैं इन दोनों कंपनीज़ के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम इज़ अलाउड अंडर सेक्शन 80C अप टू लोअर ऑफ द क्वालिफाइंग अमाउंट और अ मैक्सिमम। अप टू लोअर ऑफ द क्वालिफाइंग अमाउंट और अ मैक्सिमम ऑफ, मतलब मैक्सिमम कितना डिडक्शन अलाउड है? आंसर इज़ 1,50,000। 1,50,000 तक की डिडक्शन अलाउड है 80C के अंडर, बशर्ते 80CCC में डिडक्शन ना ली गई हो। ठीक है, इसके बारे में डिडक्शंस के बारे में आगे बात करेंगे। प्रॉफिट्स अर्नड फ्रॉम अ इल्लीगल बिजनेस। इल्लीगल बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट क्या होगा? सिंपल सी बात है, फुल्ली टैक्सेबल होगा, है ना। इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, टैक्स फ्री भी बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, टैक्सेबल करेंगे। आगे, मेडिकल रिम्बर्समेंट इज़ एग्जेम्प्ट अप टू डैश इफ़ ट्रीटमेंट इज़ डन इन प्राइवेट हॉस्पिटल। मतलब अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया जा रहा है तो मेडिकल के लिए जो एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है, मेडिकल खर्चे जो हो रहे हैं वो कितने रुपए तक एग्जेम्प्ट हैं? 15,000 रुपये तक। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एग्जेम्प्ट। देखो, डीए अभी हमने बात करी थी एग्जेम्प्ट नहीं होता। ठीक है, अब इन तीनों में से आपने बताना है कि कौन सा एग्जेम्प्ट होगा। फॉरेन अलाउंसेस, इसके रिलेटेड कल भी 2 क्वेश्चन थे कि फॉरेन अलाउंसेस टैक्स फ्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्री फूड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज़ इज़ एग्जेम्प्ट अप टू डैश पर मील। जो फ्री फूड प्रोवाइड कराया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, वो कितने रुपए तक पर मील की बात कर रहे हैं, कितने रुपए तक फ्री है? 50 रुपीज़ पर मील। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सैलरी के हेड में निम्न में से कौन सा टैक्सेबल नहीं है? देखो, कमीशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ जनरल, ये तो होगी क्योंकि वो डायरेक्टर जनरल की तरह काम कर रहा है और वो कमीशन रिसीव कर रहा है। सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये अभी बात करा था कि ये टैक्सेबल नहीं होता है, तो ये आंसर हो सकता है। अभी तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। रिम्यूनरेशन पेड टू अ लेक्चरर ऑफ अ कॉलेज फॉर सेटिंग अ क्वेश्चन पेपर। देखो, लेक्चरर है वो, ठीक है, अगर वो लेक्चर से कमा रहा होता तो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम होती, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर बनाने की वजह से कमा रहा है, तो ये इनकम चली जाएगी अदर सोर्सेज में, तो ये भी सैलरी में नहीं आएगा, ये भी सैलरी में नहीं आएगा, ये भी सैलरी में नहीं आएगा, तो आंसर विल बी ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टर्म सैलरी इंक्लूड्स। देखो, सब यहाँ से एक और पता चलती है कि सैलरी की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में दी हुई है। ठीक है, तो सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? देखो, पेंशन होती है, ग्रेजुटी होती है, फीस, कमीशन,
प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ एडिशन टू सैलरी और वेजेस, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। सब कुछ आता है इसमें, सब कुछ ऐड कर देंगे, जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा है सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ द एम्प्लॉई रिसीव्स रिटायरमेंट ग्रेजुटी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर ही कैन क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ। मतलब अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से ग्रेजुटी मिल रही है किसी को, तो वो एग्जेम्पशन किससे ले सकता है? सभी से ले सकता है, बट लिमिट होती है इसकी, कितनी? 3 लाख। सही है ये 3 लाख? आपने बताना है। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट होती है इतनी, इससे ज़्यादा की एग्जाम्पशन नहीं मिलती। ये लिमिट सही है या नहीं है वो आप बताओगे। अच्छा, ऑप्शन दे देती हूँ, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों में से मैक्सिमम ग्रेजुटी की लिमिट क्या है। ठीक, और उस लिमिट तक वो जितने चाहे उतने एम्प्लॉयर से ग्रेजुटी ले, एग्जाम्पशन ले, लेकिन इससे ज़्यादा की डिडक्शन नहीं मिलती। चलो आगे बढ़ते हैं। द फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेम्बर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय। मतलब कोई आर्म्ड फोर्स का इंसान है, नेवी में, एयरफोर्स में, किसी में भी, उसके मरने के बाद जो मिल रही है फैमिली पेंशन, वो कैसी होगी? द आंसर विल बी एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट आफ्टर फुलफिलिंग ऑफ सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट, द एंटरटेनमेंट अलाउंसेस इज़ एप्लीकेबल टू। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं? द आंसर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। नेक्स्ट, द एंटरटेनमेंट टैक्स अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ऑफ इनकम टैक्स इज़ एट लीस्ट ऑफ। कब तक, कितने सबसे कम अमाउंट किस में से एक्चुअल रिसीव हुआ है, प्लस या फिर 5000 या फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो इन तीनों में से सबसे लीस्ट अमाउंट लिया जाता है। ठीक है, उस लीस्ट अमाउंट को एग्जेम्प्ट किया जाता है, उसके बचे हुए पर टैक्स लगता है। सपोज़ 10,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, 5000 मैक्सिमम लिमिट है, अगर यही सबसे कम हुआ तो द टैक्स विल बी चार्ज्ड ऑन 5000। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम accrued outside India and received outside India is taxable in the case of। मतलब कमाई भी बाहर गई है, रिसीव भी बाहर हुई है, तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट, ग्रॉस टोटल इनकम इज़ अराइव्ड आफ्टर। ग्रॉस टोटल इनकम कब आती है? ओनली एडिंग इनकम ऑफ 5 हेड्स, एडिंग इनकम 5 हेड्स इंक्लूडिंग income excluding losses, adding income under 5 heads of income after applying clubbing provision and making adjustment of set off and carry forward of losses, and adding income under 5 heads of income after applying clubbing provisions, making adjustment of set off and carry forward of losses, and after allowing deduction under section 80C and 80U। इन पांचों में से कौन सा ऐसा केस है जिसको करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम आएगी? ओके, सो द आंसर इज फर्स्ट, ओनली एडिंग 5 हेड्स ऑफ इनकम। अगर हम ग्रॉस टोटल इनकम की बात करेंगे तो पाँचों हेड से होने वाली इनकम आएगी, और जब हम ग्रॉस टोटल इनकम में से सारे डिडक्शंस, सारी एडजस्टमेंट कर लेंगे तो हमारी टोटल इनकम आ जाती है। टोटल इनकम के बारे में बात की हुई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में। ठीक है, तो दीज वर द टुडेज़ क्वेश्चंस। 90 क्वेश्चंस हमने कल की और आज की वीडियो में मिलाकर कर लिए हैं। आई होप समझ में आ गए होंगे। नहीं तो किसी क्वेश्चन में डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ये PDF मैं टेलीग्राम पर भेज दूँगी आफ्टर कंप्लीटिंग द 200 क्वेश्चंस। उसके बाद आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।